सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 12th क्लास जो हमारा हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 है, जिसका नाम है यात्रियों के नज़रिए। इस चैप्टर की हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके मिड टर्म में, आपके यूनिट टेस्ट में, आपके प्री बोर्ड में और आपके फाइनल एग्जाम में भी आएंगे। तो सभी एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप लोगों को वीडियो को एंड तक देखना है। बहुत ही अच्छे नोट्स के साथ आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं समझाने वाला हूँ। चैप्टर की वीडियो की बात कर लेते हैं। देखिए, इस चैप्टर को मैंने आप लोगों को कुल मिला के 4 पार्ट में प्रोवाइड कराया है। ठीक है, चारों ही वीडियो को देखना है आप लोगों को। वीडियो को देखने के बाद क्या है ना कि चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हो जाना है। तो उसके बाद आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। और देखिए, इसमें लगभग 10 क्वेश्चन के आंसर मैं बताने वाला हूँ। हर वीडियो में मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी है हमारे चैप्टर के, वो मैं आपको बता दूँ, ताकि कम से कम आपको क्वेश्चन की आइडिया हो जाए कि भाई हाँ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमारे पेपर में आ सकते हैं। सो वीडियो को आप लोगों को बहुत ही ध्यान से देखना है, क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझना है। आगे हम आप क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, चैप्टर का नाम है यात्रियों के नज़रिए। आपको पता है कि यात्रियों के नज़रिए में हम कुल मिला के 3 यात्रियों की बात करने वाले हैं, जिसमें अल बिरूनी, इब्न बतूता और फ्रांसवा वर्नियर। ये तीनों ही विदेशी यात्री थे, भारत में यात्रा करने आए थे और भारत में जो कुछ भी देखा था उसका वर्णन उन्होंने अपने ग्रंथ में किया। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को चैप्टर में समझा चुका हूँ। अभी हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो इसमें लगभग 17-18 क्वेश्चन है, जिसमें से 10 क्वेश्चन मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। जो स्टूडेंट्स पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब बाकी अगर आप चाहे तो यहाँ से भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन है आप उसको यहाँ से लिख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? अल बिरूनी के जीवनी का वर्णन कीजिए, मतलब जीवन का वर्णन कीजिए, तथा उसका भारत के प्रति रुचि किस प्रकार उत्पन्न हुआ। तो अल बिरूनी के बारे में क्वेश्चन में बताना है, और भारत के प्रति रुचि यानी कि वो भारत में इंटरेस्ट जो लेना शुरू कर दिया था, है ना, भारत में के बारे में जानना उसने स्टार्ट किया, वो किन कारणों से ऐसा हो पाया, उसकी रुचि कैसे उत्पन्न हुई भारत के बारे में जानने के लिए। तो ये 2 चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में बतानी है। सो अब आंसर को हम समझना स्टार्ट करते हैं। देखिए, आंसर की अगर हम बात करें तो देखो, अल बिरूनी का जो जन्म है वो उज्बेकिस्तान में हुआ था। उज्बेकिस्तान में एक जगह है ख्वारिज़म, है ना, वहाँ पे जन्म हुआ था। सन की बात करें, डेट की बात करें तो 973 में इसका जन्म हुआ था। ख्वारिज़म उस समय क्या था, शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, और अल बिरूनी ने बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी, है ना, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा था। अनेक भाषाओं का ज्ञाता था, इसने बहुत सारी भाषाओं को भी सीख लिया था, जिसमें सीरिया, पारसी, हिब्रू, संस्कृत, ये सभी भाषाओं के बारे में इसको ज्ञान था। लेकिन यूनानी भाषा को इसने नहीं सीखा था, यूनानी भाषा का उतना ज्ञान नहीं था। लेकिन फिर भी यूनान के जो फेमस विद्वान है, विचारक है, जैसे कि प्लेटो है, आपका अरस्तु है ना, सुकरात है, इन सभी विद्वानों के बारे में उसने पढ़ा था। किसके माध्यम से? तो ये यूनानी ग्रंथों का अरबी में अनुवाद हुआ था, अरबी भाषा का, क्योंकि ये ज्ञाता था, काफ़ी ज़्यादा अरबी भाषा को ही जानता था, है ना। तो अरबी भाषा में जो अनुवाद किया गया था इन यूनानी ग्रंथों का, उसके माध्यम से उसने क्या किया, इन सभी विद्वानों के बारे में जान लिया था। अब देखो, महमूद गजनवी की यहाँ पे एंट्री होती है। आपको पता है कि महमूद गजनवी जो है वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब लुटेरा भी कहते हैं भारत में, क्योंकि भारत में कई बार हमला किया था उसने, और सोमनाथ मंदिर को बहुत ही गंदे तरीके से इसने लूटा था, वहाँ के गेट को भी उठा के ले गया था अपने साथ। ठीक है, तो देखिए, ख्वारिज़म पर आक्रमण होता है। ख्वारिज़म पर किसका आक्रमण हुआ? महमूद गजनवी का। कब? 1017 ईस्वी में। और उसके बाद महमूद गजनवी ने क्या किया, वहाँ से बहुत सारे विद्वानों को पकड़ लिया और उनको कहाँ ले आया? अपनी राजधानी गजनी ले आया। ठीक है, गजनी कह सकते हैं लोकेशन, वैसे अफगानिस्तान का लोकेशन बता सकते हैं, गजनी। ठीक है, तो गजनी ले आया, सभी विद्वानों को पकड़ के, कवियों को पकड़ के ले आया। उसमें से जो आपका हमारा जो अल बिरूनी है वो भी एक था, वो भी बंधक के रूप में आया था यहाँ पे। लेकिन गजनी शहर उसको धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लग गया, और फिर वो बाकी का जो जीवन है वो वहीं पे बिताता है, वहीं पे रहता है। ठीक है, ये तो हो गया भाई, धीरे धीरे मतलब अब भारत की सीमा तक पहुँच चुका है। लेकिन गजनी में रहते हुए ही उसका क्या हुआ, भारत के प्रति रुचि उत्पन्न हुई, भारत के बारे में फिर उसकी जानने की जो जिज्ञासा है उत्पन्न हुई। तो यहाँ पे कारण बता रखे, ऐसे क्या कारण है जैसे कि भारत के प्रति अल बिरूनी की रुचि उत्पन्न हुई थी। देखिए, 8वीं सदी की हम बात करें तो 8वीं सदी के आसपास से ही जितने भी संस्कृत में लिखे जो खगोल विज्ञान है या गणित के जो ग्रंथ है, चिकित्सा संबंधित ग्रंथ है, वो सभी ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद होने लग गया था। संस्कृत के ग्रंथों का कौन सी भाषा में अनुवाद होने लग गया? अरबी भाषा में। तो इन सभी ग्रंथों को आसानी से, भारतीय ग्रंथों को अब अल बिरूनी आसानी से समझ सकता था, क्योंकि वो 11वीं सदी में आया था, और 11वीं सदी तक सभी ग्रंथ अरबी भाषा में अनुवादित किए जा चुके थे। तो ग्रंथों को समझ सकता था, जिससे कि भारत के बारे में जान सकता था। पहला पॉइंट है। दूसरा कि भाई, गजनी साम्राज्य जो था, महमूद गजनवी का जो साम्राज्य था, वो पंजाब तक फैल गया था। भारत का जो पंजाब वाला प्रांत है वहाँ तक उसने अपना कब्जा कर लिया था। तो गजनी साम्राज्य का जब जो पंजाब है वो हिस्सा बन गया, तो उससे भारत के साथ संपर्क में आ गया हो, है ना, मतलब भारत के संपर्क में आ गया अल बिरूनी, और धीरे धीरे भारत के वातावरण को समझने लग गया, भारत को जानने लग गया। एक पॉइंट तो ये। अल बिरूनी ने ब्राह्मण, पुरोहित और विद्वानों के साथ कई वर्ष बिताए। जो भारत के ब्राह्मण थे,
पुरोहित थे या जो विद्वान थे उनके साथ काफ़ी समय भी बिताया था, और इससे भी उसका भारत के बारे में जो ज्ञान था वो बढ़ा, भारत के बारे में जाना और धीरे धीरे भारत के बारे में उसका इंटरेस्ट जागने लग गया। तो ये सारे पॉइंट्स आप इसमें बता सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है हमारा, अल बिरूनी की किताब उल हिंद की विशेषता बताइए। जो अल बिरूनी ने जो किताब उल हिंद लिखी है, उल हिंद, उसकी विशेषताएं बतानी है। तो देखो विशेषताओं को हम हेडिंग में बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पे भाषा के बारे में बता रखें। तो आपको पता है कि भाई इस ग्रंथ को अल बिरूनी ने लिखा है। भाषा की बात करें तो अरबी भाषा में लिखी गई है। कौन सी भाषा में लिखी गई? अरबी भाषा में। और भाषा बहुत ही सरल है, सरल भाषा में लिखी गई है और स्पष्ट भाषा में ये पुस्तक को लिखी गई है। अध्याय की बात करें तो भाई कुल मिला के 80 अध्यायों में विभाजित है। ये जो ग्रंथ है उसमें कितने अध्याय है? 80 अध्याय है। ठीक है, 80 अध्याय में 80 चैप्टर में इसको लिखा गया है, जिसमें अनेक चीज़ों का वर्णन है। जैसे कि आप देखेंगे भार तोल के बारे में, मापन विधि है ना, मूर्तिकला के बारे में, कानून के बारे में, रीति रिवाज के बारे में, सामाजिक प्रथा, जाति प्रथा, इन सभी चीज़ों के बारे में वर्णन किया है। और कुल मिला के 80 अध्यायों में अपनी पुस्तक की रचना उसने की है। ये चीज़ समझिए। अब हम शैली की बात कर लेते हैं। भैया देखो शैली यानी शैली मतलब क्या है कि वो अपने पुस्तक को किस तरीके से लिखता था, लिखने की शैली कैसी थी। सबसे पहले देखो क्या करता था वो, सबसे पहले एक आरंभ में प्रश्न पूछता था। सबसे पहले क्या किया, मान लो कोई भी चैप्टर लिख रहा है ना, तो चैप्टर को लिखते समय एक प्रश्न होता था। ठीक है, फिर किसी एक संस्कृतिवादी परंपराओं का वर्णन होता था, मतलब किसी एक संस्कृति का वर्णन कर दिया। जहाँ घूमने गया हो, जैसे भारत में मान लो किसी इलाके में गया तो वहाँ की जो संस्कृति है उसके बारे में लिख दिया। और उसके बाद अंत में क्या करता था, जिस संस्कृति का वर्णन उसने अपने ग्रंथ में किया है उसकी तुलना करता था अन्य संस्कृति के साथ, दूसरी संस्कृति के साथ, दूसरे देशों के साथ, दूसरी जगह के साथ उसकी तुलना करता था। ये उसकी लिखने की शैली थी। तो समझ में आ गया आपको कि भाई अल बिरूनी जो था वो एक विशेष प्रकार की शैली का प्रयोग करता था पुस्तकों को लिखने समय। सबसे पहले एक प्रश्न पूछता था, फिर उसके बाद एक संस्कृति का वर्णन, और फिर उस संस्कृति की तुलना अन्य संस्कृति के साथ करता था। ये आपका हो गया अल बिरूनी की किताब उल हिंद की विशेषता। अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे क्या बताने की कोशिश की है। क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है। इब्न बतूता एक विश्व यात्री था, कथन को स्पष्ट कीजिए। विश्व यात्री का मतलब कि उसने पूरी दुनिया की यात्रा की थी, है ना। दूसरा है इब्न बतूता एक हठीला यात्री था, स्पष्ट कीजिए। हठीला का मतलब होता है जिद्दी यात्री, जिद्दी मतलब जिद हो जिसके अंदर, जो मतलब कुछ भी कर सकते, बिल्कुल जिद अगर ठान ले तो उसको करके रहेगा। तो ऐसा मतलब जिद्दी यात्री था और अपने जिद के कारण वो बहुत सारे देशों की यात्रा कर लिया भाई। तो देखिए यात्रा करने का उसको शौक बहुत था, है ना, यात्रा करने का बहुत शौक था। वो पुस्तकों में लिखी हुई जो यात्रियों के जो वृत्तांत होते थे उनसे अनुभव नहीं लेना चाहता था वो, बल्कि खुद जाता था किसी जगह पे और वहाँ पे जाके खुद यात्रा करके वहाँ का अनुभव लेना चाहता था। किताबों से पढ़ के अनुभव लेने में कोई दिलचस्पी उसकी नहीं थी। तो ये भारत में आने से पहले अनेक जगह की यात्रा की थी। ठीक है, यहाँ पे डेट की अगर हम बात करें, देखिए ये डेट जो है गलत दे रखा है और मिस प्रिंट हो गया होगा, आप लोग इसको सही कर ले। जो भी बच्चे नोट्स को डाउनलोड कर रखे हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको भी कहना चाहूँगा यार डेट को आप सही कर ले। डेट आपका होगा 1332 से 33। ठीक है, क्योंकि इब्न बतूता 14वीं सदी में यात्रा कर रहा था ना भाई, तो 1800 किस हिसाब से हो सकता है? नहीं हो सकता। 1332 से 33 के दौरान ही यात्रा कर रहा था। तो 1332 से 33 के दौरान ये अनेक जगह की यात्रा, मतलब 1333 में तो भारत आएगा, उससे पहले वो बहुत सारी जगह की यात्रा की थी उसने। जैसे कि अगर हम बात करें तो भाई सबसे पहले तो मक्का मदीना गया तीर्थ यात्रा करने के लिए, है ना। तीर्थ यात्रा पे कहाँ गया? मक्का मदीना की तीर्थ यात्रा पे गया। उसके बाद सीरिया गया, इराक, फारस, यमन, ओमान, पूर्वी अफ्रीका। ठीक है, इन सभी जगह की यात्रा की। उसके बाद 1333, देखिए नीचे क्या दे रखा है, अब डेट सही दे रखा है, ऊपर वाला डेट गलत था भाई। ये डेट जो है वो 1333 का। 1333 में कहाँ आया ये? सिंध पहुंचा। सिंध आपको पता है ना भाई, सिंधु नदी के आसपास का जो इलाका है, सिंध पहुंचा। और वहाँ पे देखो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बहुत सुना था उसने। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे उस समय, और उनके बारे में बहुत ज़्यादा सुना था, तो उनसे आकर्षित हुआ। और उसके बाद मुल्तान और उच्च या कच्छ के रास्ते होते, उच्च बोलते हैं वैसे, उच्च जगह का नाम दे रखा है, होते हुए कहाँ पहुँच गया? दिल्ली पहुँच गया वो। जो मोहम्मद बिन तुगलक था वो इब्न बतूता से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित भी हुआ था, और उसने क्या किया, एक दूत मतलब काजी के पद पे उसको क्या कर दिया? नियुक्त कर दिया। काजी मतलब होता है न्यायाधीश, न्यायाधीश के पद पे क्या कर दिया? मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को नियुक्त कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद गलतफहमी हो गई, और गलतफहमी के कारण उसको फिर जेल में बंद कर दिया गया था। लेकिन फिर गलतफहमी दूर भी हो गई जल्दी ही, और उसके बाद फिर कहाँ भेजा गया उसको? चीन भेजा गया।
ठीक है। चीन जाने का मौका मिला था उसको, एक दूत के रूप में भेजा गया था, तो चाइना भी गया, इन सारी जगहों की भी यात्रा की उसने। इसके अलावा अगर हम बात करें घर जाने से पूर्व भी और ज़्यादा जगहों की यात्रा की थी, जैसे कि यहाँ पे 1347 के डेट की बात की गई है, तो बहुत सारी जगह की और यात्रा की थी। जैसे कि यहाँ पे बता रखा है कि भाई श्रीलंका गया था वो, बंगाल गया था, असम गया था, है ना, सुमात्रा गया, सुमात्रा के बाद फिर चीनी बंदरगाह जो है वो जैतून भी गया, और उसके बाद फिर उसने 1347 में घर जाने की कोशिश, मतलब घर जाने का निश्चय कर लिया और घर चला गया अपने, ठीक है। अब हठीला यात्री क्यों कहते हैं भाई? हठीला यात्री इसलिए कहते हैं क्योंकि वो जिद्दी यात्री था। उस समय भाई यात्रा करना काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था, जोखिम भरा था, असुरक्षा मतलब खतरों से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी उसने क्या किया, यात्रा किया। डाकुओं का खतरा होता था, बीमारी का खतरा होता था, लेकिन फिर भी उसने इतनी लंबी यात्राएं की, इतने सारे जगह की यात्रा की। तो ये इस तरीके से इसको हम क्या कह सकते हैं, हठीला यात्री कह सकते हैं। तो नोट्स में यार एक डेट जो गलत है आप लोग उसको सही कर लेना। जो भी बच्चे नोट्स को डाउनलोड कर चुके हैं भाई सॉरी, थोड़ी बहुत यार मिसप्रिंट हो जाती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है कि इब्न बतूता के अनुसार 14वीं सदी में यात्रा करना असुरक्षित क्यों था? तो आप इसको मतलब अपने हिसाब से लगा सकते हैं, पुराने समय में यात्रा करते समय कौन कौन सी समस्या आ सकती थी। सबसे पहले तो भाई अधिक समय लगता था, क्योंकि यातायात के साधन नहीं होते थे, तो यात्रियों को पैदल ही यात्रा करना होता था। मान लो कि पैदल यात्रा कर रहे हैं तो जो मुल्तान से दिल्ली की जो दूरी थी यात्रा करने में कितना समय लग जाता था, 40 दिन। और सिंध जो प्रांत था वहाँ से दिल्ली तक की यात्रा करने में 50 दिन का समय लगता था, तो लंबे समय तक यात्रा करना पड़ता था। डाकुओं का भाई हमला होता था, जो यात्री होते थे उनके ग्रुप के ऊपर, उनके कारवां के ऊपर डाकू क्या कर देते थे, हमला कर देते थे, यात्रियों को घायल कर देते थे या फिर उनको मार देते थे। तो ये हो गया। बीमारी का खतरा होता था भाई, मान लो रास्ते में बीमार हो गया कोई, तो फिर उपचार ही नहीं मिल पाता था, इलाज नहीं मिल पा रहा, इस कारण यात्रियों की मौत हो जाती थी। तो ये पॉइंट्स भी आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अल बिरूनी के बारे में। जो अल बिरूनी है उसने भारतीय इतिहास को समझने के लिए जब समझ रहा था तो उसको कौन सी समस्याएं आई थी, मतलब अल बिरूनी को भारतीय इतिहास को समझने में कौन कौन सी समस्याएं आई और उन समस्याओं का समाधान कैसे निकाला उसने, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए अल बिरूनी जब भारत आया था तो 3 प्रकार की समस्याओं का सामना उसको करना पड़ा। सबसे पहले तो भाई भाषा, क्योंकि वो अरबी भाषा का ज्ञाता था, ज़्यादा तो उसको अरबी भाषा ही आती थी ना यार। बाद में वैसे संस्कृत भी सीख लिया था, लेकिन भारत के जितने भी ग्रंथ थे वो सब संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। इस कारण विचारों को और सिद्धांतों को जब संस्कृत से अरबी भाषा में उसको अनुवाद करना होता था तो उस समय समस्या आ जाती थी। दूसरा, धार्मिक प्रथाओं में भिन्नता थी। भारत में अलग अलग धर्म के लोग थे, उनको समझना, अलग अलग जाति के लोग थे, उनको समझना भी ज़्यादा कठिन काम था। अभिमान का मतलब था थोड़ा सा ईगो में रहा करते थे लोग, मतलब कुछ पूछता था ना अल बिरूनी तो लोग बताते नहीं थे, अभिमान इसको हम बोलते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी उसने क्या किया, भारतीय इतिहास को समझने के लिए भारत के जो हमारे प्राचीन ग्रंथ है, जैसे कि वेद है, पुराण है, भगवद गीता है, पतंजलि की कृतियाँ है, उन सब का इस्तेमाल किया है वो भारतीय इतिहास के बारे में जानने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है अल बिरूनी का जाति व्यवस्था का विवरण दीजिए होगा, ठीक है। अल बिरूनी का जाति व्यवस्था का विवरण दीजिए, मतलब जाति व्यवस्था के बारे में अल बिरूनी ने क्या कुछ बताया है। तो देखिए अल बिरूनी ने प्राचीन फारस के 4 सामाजिक वर्गों का वर्णन किया। जो प्राचीन फारस है ना, वहाँ पे 4 प्रकार के सामाजिक वर्गों को पहले बताया उसने कि भाई प्राचीन फारस में 4 सामाजिक वर्ग थे, घुड़सवार और शासक वर्ग, भिक्षु, अनुष्ठानिक पुरोहित तथा चिकित्सक हो गए। और तीसरे की अगर हम बात करें तो खगोल शास्त्री, चिकित्सक और अन्य वैज्ञानिक। जो चिकित्सक है उसको आप तीसरे में डाल दें, ठीक है। आप दूसरे में भिक्षु और अनुष्ठानिक पुरोहित को बस डाल दें आप, और तीसरे में खगोल शास्त्री, चिकित्सक तथा अन्य वैज्ञानिक हो जाएंगे। चौथे वर्ग की बात करें तो चौथे वर्ग में आ जाएंगे हमारे कृषक और शिल्पकार। तो इस तरीके से ये क्या दिखाना चाहता है कि भाई ये जो मतलब समाज का जो वर्गीकरण है वो सिर्फ भारत में ही प्रचलित नहीं था, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी ये चीज़ें प्रचलित थी। लेकिन वो अपवित्रता की मान्यता को पूरी तरीके से क्या करता है, खंडन करता है, उसको मानता ही नहीं है। क्योंकि भारत में क्या था, अपवित्रता, जाति के अंदर अपवित्रता की मान्यता क्या थी, प्रचलित थी। बहुत सारे लोगों को हम भारत में दूषित माना जाता था, उनको लोग देखना तक पसंद नहीं करते थे। तो अल बिरूनी कहता है कि यार ये जाति के अंदर जो अपवित्रता की मान्यता है ना, वो प्रकृति के नियम के विरुद्ध है, ठीक है। और जो कुछ भी अपवित्र इस दुनिया में हो जाएगा ना, अशुद्ध हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा, वो अपनी पवित्रता की मूल स्थिति को दोबारा से क्या कर लेगा, प्राप्त कर लेगा। उदाहरण भी देता है, वो कहता है कि भाई सूर्य जो है वो हवा को स्वस्थ करता है। अब मान लो हवा वायु पोल्यूशन हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो सूर्य की रोशनी क्या करती है, उसको साफ कर देती है। समुद्र में नमक पानी को गंदा होने से बचाता है। ये प्रकृति के नियम है कि पृथ्वी पे जो कुछ भी
दूषित होता है वो कभी ना कभी शुद्ध हो ही जाएगा किसी न किसी स्थिति में, और प्रकृति उसको शुद्ध कर देगी अपने आप। ठीक है, ये चीज़ है। लेकिन जो जाति के अंदर जो अपवित्रता की मान्यता है वो प्रकृति के नियम के विरुद्ध है, ये चीज़ इसने बताई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता ने भारतीय शहरों के बारे में क्या बताया, भारतीय शहरों का वर्णन कैसे किया इब्न बतूता ने। तो देखिए, भारतीय शहरों के बारे में जो बताया, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब मैंने सीबीएसई बोर्ड दिया था तो वहाँ उस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो भारतीय शहरों के बारे में क्या बातें बताइए। देखिए, इब्न बतूता के अनुसार भारतीय शहर के बारे में क्या वर्णन है, उसने मतलब जो किया है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो इब्न बतूता बताता है कि भाई भारत के जो शहर है वो उन लोगों के लिए मतलब एक तरीके से अवसरों से भरपूर है, जिनके पास क्या है, इच्छा शक्ति है, साधन है, कौशल मौजूद है, उनके लिए अवसरों से भरा हुआ है। भारत के शहर घनी आबादी वाले और बहुत ही ज़्यादा समृद्ध है, अमीर शहर है ना। लेकिन कभी कभी युद्ध के कारण ये क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा इब्न बतूता मतलब एक तरीके से भारतीय शहरों को भीड़ भाड़ वाला शहर बताता है। यहाँ के जो सड़क है वो भीड़ भाड़ वाले हैं, चमक दमक वाले रंगीन बाजार मौजूद है भारत में, और अनेक प्रकार की वस्तुओं से बाजार भरे हुए हैं। बहुत ज़्यादा वस्तुएं हैं बाजार में, रंग बिरंगे वस्तुएं, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इब्न बतूता दिल्ली को भारत का सबसे बड़ा शहर बताता है भाई। और अगर हम बात करें दौलताबाद की, दौलताबाद महाराष्ट्र में है, ये भी कुछ कम नहीं था, हर मामले में दिल्ली को क्या देता था, टक्कर देता था। बाजार की बात बताता है, शहर के जो बाजार थे वहाँ पे क्रय विक्रय तो होता ही था, साथ में सामाजिक और आर्थिक गतिविधि के केंद्र भी थे सारे, है ना। अधिकांश बाजार में मस्जिद होता था, एक मंदिर होता था। कुछ बाजार में जो नर्तक है, संगीतकार है ना, जो संगीतकार है, गायक है, उनके लिए स्थान, स्टेज, मंच प्रदान की जाती थी, मंच वगैरह बना होता था जहाँ पे अपना प्रदर्शन कर सकते थे। इब्न बतूता भारतीय शहरों की समृद्धि का कारण भी बताता है कि भारत के जो शहर है वो इतने ज़्यादा समृद्ध क्यों है। तो वो सीधे सीधे कृषि के बारे में बताते हैं कि भारत की जो कृषि है, मतलब ग्रामीण कृषि जो है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, और इसी कारण भारत के शहर समृद्ध है। ठीक है, कृषि के उत्पादकता होने का कारण भाई क्या है कि भारत में 2 प्रकार की फसलें उगाई जाती है, और उसे फिर शहर भी क्या हो रहे हैं, उन्नत हो रहे हैं। ज़्यादातर व्यापारी वगैरह शहर में रहते हैं, गांव के फसलों को ला के शहर में बेचते हैं, उससे भी पैसे कमाते हैं, और शहर के लोग भी अपना व्यापार उसी से चलाते हैं। तो इस तरीके से शहर क्या हो गए हैं, समृद्ध हो गए। इसके अलावा भारत के व्यापार के बारे में बोलता है कि भारत उस समय दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ व्यापार करता था, है ना, और बहुत ज़्यादा मतलब भारत की जो चीज़ें हैं उसकी डिमांड दूसरे देशों में बहुत ज़्यादा थी, जैसे कि सूती कपड़े, महीन मलमल, रेशम, जरी, है ना, साटन, इन सब चीज़ों की मांग थी। और इसके बदले मतलब बहुत ज़्यादा मतलब इन चीज़ों का निर्यात करके भारत के व्यापारी कमाया करते थे। तो इस कारण शहर समृद्ध हो गए थे। ये सारी चीज़ें भारतीय शहरों के बारे में बताया उसने। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्नियर भूस्वामित्व पर राज्य के स्वामित्व के को विनाशकारी क्यों मानता है। मतलब फ्रांसोis वर्नियर ने भूस्वामित्व का प्रश्न उठाया था। वैसे देखो थोड़ा सा क्वेश्चन ये टफ है, लेकिन आप लोग इसको समझ सकते हैं। भूस्वामित्व का मतलब क्या होता है कि ज़मीन पे किसका अधिकार होगा। तो आपको पता होगा कि भाई मुगल काल में मतलब फ्रांसोis वर्नियर आया था लगभग 17वीं सदी में। तो उस समय क्या था कि राजकीय भूस्वामित्व प्रचलित था भारत में, और राजकीय भूस्वामित्व होने के कारण भूमि पे किसका अधिकार होता था, मुगल सम्राट का। तो इसको साम्राज्य के लिए विनाशकारी बताता है। क्यों बताता है विनाशकारी। दोनों क्वेश्चन एक ही है भाई, दोनों का आंसर सेम होगा, बस पूछने का तरीका क्या है थोड़ा अलग है। अब देखिए जो फ्रांसोis वर्नियर है, फ्रांसोis वर्नियर की हम बात कर रहे हैं। तो फ्रांसोis वर्नियर तो भाई देखो बोलता है कि भाई भारत में कौन से भूस्वामित्व का प्रचलन था, राजकीय भूस्वामित्व का, और निजी भूस्वामित्व का अभाव था, मतलब निजी भूस्वामित्व प्रचलित नहीं थी। अब वर्नियर का निजी भूस्वामित्व में ज़्यादा विश्वास था, क्योंकि फ्रांस से आया था और फ्रांस में ज़्यादातर निजी भूस्वामित्व ही प्रचलित थी, मतलब निजी हाथों में ज़मीनें हुआ करती थी। अब मुगल सम्राट सारी भूमि के स्वामी थे, निजी भूस्वामित्व तो थी नहीं। राजकीय भूस्वामित्व होने के कारण मुगल सम्राट पूरे ज़मीन के मालिक हुआ करते थे, और वो क्या करते थे, ज़मीन को अपने सगे संबंधी लोगों में बांट दिया करते थे, जिस कारण अर्थव्यवस्था को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता था, मतलब अर्थव्यवस्था को हानिकारक परिणाम झेलने पड़ते थे, है ना। वर्नियर कहता है कि भाई राजकीय भूस्वामित्व होने के कारण जो भूधारक है वो अपने बच्चों को ज़मीन नहीं दे सकते थे। इस कारण उस ज़मीन के बेहतरी के लिए, ज़मीन को ज़्यादा उपजाऊ बनाने के लिए किसान कोई भी निवेश नहीं करते थे, उदासीन रहते थे, है ना। निजी भूस्वामित्व के अभाव ने बेहतर भूधारक वर्ग को उभरने से रोक दिया, मतलब कोई बेहतर भूधारक उभर ही नहीं पाया, किसान अच्छे उभर नहीं पाए, है ना। इससे कृषि का क्या हुआ, विनाश हुआ, किसानों का उत्पीड़न हुआ, और समाज के सभी वर्गों का जो जीवन स्तर है वो पतन के कगार पे आ गया। ये बात बोलता है। आगे देखते हैं।
बर्नियर ने भारतीय समाज को दरिद्र लोगों का समूह बताया, जिसमें क्या है कि अमीर लोग हैं एक और गरीब लोगों पे शासन करते हैं। अमीरों की संख्या कम है, गरीब बहुत है, बीच में कोई मध्यम वर्ग नहीं है। मध्यम वर्ग यानी कि मिडिल क्लास के लोग है ही नहीं। एक तो भाई अमीर है जो कि संख्या में कम है, दूसरे गरीब है जो कि बहुत है, और उन गरीब लोगों पे अमीर लोग क्या कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं। मध्यम वर्ग की स्थिति नहीं है। मुगल साम्राज्य के बारे में और चीज़ें क्या बताते हैं, देखो इस साम्राज्य के जो राजा है यानी कि जो शासक है, उनको भिखारियों और क्रूर लोगों का राजा बताया। शहर और नगर जो है वो विशिष्ट हवा मतलब विनिष्ट या खराब हवा से दूषित है, ऐसा बताया शहरों के बारे में। खेतों के बारे में क्या बोला कि भाई खेत जो है वो झाड़ीदार और तथा दलदलों से भरे हुए हैं, और इन सब का एक ही कारण है राजकीय भूस्वामित्व, मतलब ज़मीन पे जो राजा का अधिकार है ना, इन सभी कारणों से मतलब राजकीय भूस्वामित्व होने के कारण से ही ऐसा कुछ वहाँ पे हो रहा है। ये सारी चीज़ें उसने बताई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसवा वर्नियर ने 17वीं शताब्दी के भारतीय शहरों के बारे में क्या बताया है। तो आपको पता है कि भाई इब्न बतूता ने तो भारतीय शहरों की विशेषताएं बताई है, लेकिन फ्रांसवा वर्नियर यहाँ पे क्या करेगा, भारतीय शहरों की बुराइयाँ करेगा। जाहिर सी बात है। तो 17वीं सदी में आया था। 17वीं सदी के शहरों के बारे में बोलता है कि भाई शहर में उस समय 15% जो आबादी है उस शहरों में नगरों में रहा करती थी, जो कि एक तरीके से उस समय फ्रांस में जो लोग रहते थे ना शहरों में, उससे लगभग मतलब बराबर थी या ज़्यादा ही बोलता है। ठीक है, लेकिन फिर भी भारतीय शहरों को क्या बोलता है, शिविर शहर, शिविर नगर बोलता है। शिविर, शिविर क्या होता है भाई, शिविर शहर यानी कि जो जहाँ पे राजा महाराजा क्या करते हैं, टेंट वगैरह लगा लिया और एक तरीके से वहाँ पे रहना स्टार्ट कर दिया है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, शिविर शहर बोलेंगे। तो फ्रांसवा वर्नियर भारतीय शहरों को शिविर नगर बोलता है, और जो किसके आने के कारण अस्तित्व में आते हैं, राजकीय दरबार, मतलब जहाँ पे राजकीय दरबार लगाए जाते हैं वहीं पे शहर क्या होते हैं, अस्तित्व में आ जाते हैं। मान लो राजा कहीं और चले गए, राजकीय शिविर कहीं और चले गए, तो वो भी शहर क्या हो जाएंगे, अपने आप लुप्त हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। ठीक है, फ्रांसवा वर्नियर का विश्वास था कि राजकीय दरबार के आगमन के साथ क्या होते थे, ये शहर अस्तित्व में आते थे, और राजकीय दरबार के जाने के साथ ही ये पतनमुख हो जाते थे, यानी कि गायब हो जाते थे। परंतु भारतीय शहरों के बारे में फ्रांसवा वर्नियर का जो विवरण है पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि उस समय हमारे देश में अनेक प्रकार के शहर मौजूद थे। सिर्फ शिविर शहर ही नहीं थे, बल्कि व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित हुए थे, बंदरगाह के आसपास विकसित हुए, या फिर धार्मिक केंद्र के रूप में बहुत सारे शहर विकसित हुए थे। तो ये विवरण पूरी तरीके से सही नहीं कह सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं दासों के बारे में। इब्न बतूता ने भारत में दास प्रथा के बारे में बताया था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए इसको। तो दास प्रथा, आपको पता है कि दास प्रथा में क्या होता था कि आप किसी भी इंसान को गुलाम बना के आप अपने पास रख सकते थे, है ना। दास प्रथा के दास बना के रख सकते हैं आप किसी को। तो देखो उस समय क्या था कि बाजार में दास को किसी भी अन्य वस्तु की तरह खुलेआम खरीदा जाता था और बेचा जाता था, भेंट के रूप में, गिफ्ट के रूप में दिया जाता था दासों को, गुलामों को। इब्न बतूता जब सिंध पहुंचा था, तो सिंध पहुंचने के बाद मतलब एक तरीके से जो हमारे सुल्तान उस समय का था, जो मोहम्मद बिन तुगलक था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के लिए भेंट के रूप में घोड़े, ऊँट और दास उसने क्या किए थे, खरीदे थे। जब इब्न बतूता मुल्तान पहुंचा तो वहाँ का गवर्नर था, गवर्नर के लिए किशमिश के बादाम के साथ उसने एक दास और घोड़े भी खरीदे थे ताकि उसको भेंट में दे सके। तो ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि दासों को भेंट के रूप में दिया जाता था। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट क्या लिखा है कि भाई जो इब्न बतूता है वो बताता है कि मोहम्मद बिन तुगलक नसरुद्दीन नामक धर्म उपदेशक की बातों से इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ। नसरुद्दीन क्या है, कौन है, एक धर्म उपदेशक है। उससे इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ कि उसको 1 लाख टके और 200 दास दान में दे दिए। देखो 200 दास दान में। अब इसे आगे बता रहे कि इब्न बतूता बताता है कि भाई जो सुल्तान है उसके सेवा में बहुत सारे जो कार्यतर जो मतलब दासियाँ थी, बहुत सारी दासियों की बात कर रहे हैं, वो संगीत में और गायन में मतलब सॉन्ग वगैरह गाने में अच्छी थी। तो जब वो मतलब शादी में जब उसको इनवाइट किया गया था, मोहम्मद बिन तुगलक की बहन की शादी थी, तब जब इनवाइट किया गया था तो उनके गाने को सुनकर बहुत ज़्यादा वो आनंदित भी हुआ था। अब सुल्तान लोग क्या करते थे, राजा महाराजा सुल्तान लोग अपने अमीर लोगों पे, अपने अधिकारियों पे नज़र रखने के लिए भी दासियों की नियुक्ति करते थे। दासों को सामान्य घरेलू श्रम के लिए इस्तेमाल किया जाता था, मतलब घर में काम वगैरह करवाने के लिए दासों को नियुक्त करते थे, दासों का इस्तेमाल करते थे। और इसके अलावा इनकी सेवा जो है पालकी और डोली उठाने के लिए भी होता था, मतलब जो दास है वो डोली वगैरह उठाने के भी काम आते थे। महिलाओं की बात करें तो ज़्यादातर घरेलू काम काज को किया करती थी, लेकिन जो घरेलू काम काज को करने वाली जो दासियाँ थी उनको ज़्यादा पैसे दिए जाते थे
ठीक है, पुरुषों की तुलना में, पुरुष दास की तुलना में, ठीक है। और जो भी परिवार दास रखने में समर्थ होते थे वो कम से कम 1 या 2 दास तो अपने घर में रखते ही रखते थे। तो ये हो गया दास व्यवस्था के बारे में, ठीक है। सो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो इस चैप्टर से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप लोगों ने अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ लिया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार आप दोबारा से वीडियो को देख सकते हैं और सभी क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से समझ सकते हैं। बाकी किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत है आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपके हर एक समस्या का समाधान करने की कोशिश करूँगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।